बाजार और कॉरपोरेट वर्ल्ड के हर बड़े एक्शन का पूरा हाल, राजनीति और खेल की दुनिया की बड़ी खबरों पर भी रहेगी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय, लेकर आई हूं स्वदेश खबर, जिसमें आपको 5 बजे तक की हर बड़ी खबरों का फुल डोज मिलेगा। 5 रिपोर्टर 5 बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। बजट को लेकर पीएम ने देश के दिग्गज इकोनॉमिस्ट के साथ बैठक की है। इसमें क्या मंथन हुआ है बताएंगे मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। वहीं सुमिता करीर बताएंगे कि बजट में सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए कौन सा नया स्कीम का ऐलान कर सकती है। बाजार में हुए पूरे एक्शन के हाई पॉइंट्स बताएंगे मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो वहीं आज किन 5 शेयरों ने अपने एक्शन के पंच से लगाया, ये बताएंगे शरद दुबे। वहीं करिश्मा सिंह टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे से जुड़ी बड़ी खबर देगी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो पीएम मोदी ने आज नीति आयोग के अधिकारियों और इकोनॉमिस्ट के साथ बजट को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं आज कौन से मुद्दों पर बजट को लेकर चर्चा हुई है बैठक में। अरे यार आईडी गाड़ी में रहेगी भाई माइक। देखिए, बजट से पहले इकोनॉमिस्ट के साथ प्रधानमंत्री की ये अहम बैठक हुई है। वो बैठक कुछ देर पहले ख़त्म हुई है, जिसमें नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें वाइस चेयरमैन, सीईओ शामिल रहे और अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स थे वो भी इस बैठक में शामिल हुए। कई इम्पॉर्टेंट मसले थे जिस पर चर्चा हुई, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से या नीति आयोग की तरफ से इस पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स थे जो इस बैठक में शामिल हुए, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिनसे हमने बात की, और उसके हिसाब से जो हमें जानकारी मिल रही है, जिसमें कई अलग अलग मसलों पर अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री के सामने अपने बात रखे, अपने सुझाव दिए, जिसमें नई नौकरियां कैसे की जाए, कैसे पैदा की जाए, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स हो सकते हैं, जहां पर नई नौकरियां पैदा होगी। इस पर फोकस किया गया। एनर्जी ट्रांजिशन का जो मसला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा सरकार को एनर्जी ट्रांजिशन पर का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रणनीतियाँ तैयार की गई। और साथ ही साथ इस तरह से सुझाव जो है प्रधानमंत्री के सामने एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ने रखे, जिसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंज्यूमर्स को तुरंत राहत कैसे दी जाए, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इस मसले पर सुझाव दिए गए। और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म का प्लान था, जिसमें कि एक विज़न डॉक्यूमेंट जो कि सरकार तैयार कर रही है भारत को जो 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा में, उससे संबंधित सुझाव जो है आज की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे गए। ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद ये बैठक हो रही है और ये पहली बजट होगी मोदी गवर्नमेंट 3.0 की, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से मिडिल क्लास और पुअर कंज्यूमर्स को राहत देने की बात प्रधानमंत्री ने की है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आगामी बजट में कई तरह के रिलीफ मेजर्स के ऐलान किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, उसकी भी रूपरेखा सरकार पेश करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और जिसकी जानकारी हमें मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद औपचारिक बयान प्रधानमंत्री कार्यालय या नीति आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमने हासिल की है वो अपने दर्शकों के साथ अभी तक हमने यही साझा किया है। जी प्रकाश, शुक्रिया। तो आप बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसका आउटलुक आना बाकी है। नीति आयोग जल्द ही हमें उसकी जानकारी देगा। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर भी बजट से जुड़ी हुई है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए बजट में नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी सुमिता करीर। जी सुमिता, बताए बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपकमिंग बजट में डोमेस्टिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जा सकती है। इस स्कीम का जो आउटले होगा वो सोर्सेज के अकॉर्डिंग 35,000 to 45,000 crores होगा। और ये जो स्कीम होगी ये होगी कैपिटल सब्सिडी के फॉर्म में और पीएलआई के फॉर्म में। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाहती है और ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की जो है ये
काफ़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि आप अपने कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बढ़ाना है और अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं जो क्लियरली डोमेस्टिक वैल्यू ऐड करें। अभी जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो रहा है वो कहीं 18 to 20% है और गवर्नमेंट जो है वो उसको बढ़ाना चाहती है 35 to 40%। इनफैक्ट ये स्कीम जो होगी ये हो सकता है कि लागू हो 7 to 8 ईयर्स के लिए, बिकॉज कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ओवरऑल आपको सप्लायर्स चाहिए, आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, उसके लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए। तो ये गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। और जो ओवरऑल इंपोर्ट्स अगर आप देखेंगे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं कंट्री से, जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना, वियतनाम, इन सब से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंपोर्ट्स हैं इन कंट्रीज से वो कम किए जा सके और लोकली जो है हम जितना ज़्यादा कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोड्यूस कर सके। कंपोनेंट्स का मतलब जैसे बैटरी पैक, लिथियम आयन बैटरीज, पीसीबीज, स्पीकर्स, कैमरा मॉड्यूल्स और भी बहुत तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो नाउ इसको बूस्ट देना चाहती है और इन ऑल लाइकलीहुड ये इस बजट में स्कीम अनाउंस हो जाएगी। और इसी के साथ प्रकाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजट में शिपिंग सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है। इसको लेकर प्रकाश प्रियदर्शी के पास एक्सक्लूसिव खबर है। बताएं प्रकाश, शिपिंग सेक्टर के लिए क्या ऐलान हो सकता है बजट में? देखिए, जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं उसके हिसाब से शिपिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं आगामी बजट में। दरअसल शिपिंग मंत्रालय ने जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपे हैं उसमें कई तरह की सिफारिशें की गई हैं और जो सबसे अहम सिफारिश है वो ये है कि देश के अंदर ही शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, इस पर फोकस किया जाए और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम इसके लिए फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर निर्भर हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर हैं। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, लीजिंग के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। लिहाजा देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है कि एक स्पेशल फंड का गठन किया जाए ताकि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। उस प्रस्ताव के हिसाब से एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के गठन का प्रस्ताव दिया गया है ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए और एक तय समय सीमा के अंदर वो देश के अंदर ही शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि जो आत्मनिर्भर भारत का टारगेट है शिपिंग सेक्टर में उसको भी अचीव करने में मदद मिले। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो ये कि जो इनलैंड वाटरवेज है उस पर जिन शिप्स का परिचालन हो रहा है, अगर उसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए भी सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए एक नई स्कीम की घोषणा हो सकती है। जो प्रस्ताव शिपिंग मंत्रालय ने सौंपा है उसके हिसाब से हरित नौका स्कीम, जो कि इस ओवरऑल रिकमेंडेशन का पार्ट है, उसकी घोषणा हो सकती है जो कि इस प्रस्ताव में शामिल है। साथ ही साथ शिपिंग सेक्टर में R&D के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। कंपनीज़ को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो R&D पर इन्वेस्टमेंट करें। उसको लेकर भी एक सेपरेट फंड के ऐलान की बात की गई है ताकि ऐसी कंपनीज़ को अगर इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा तो वो R&D पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये तमाम तरह के प्रस्ताव हैं जो कि वित्त मंत्रालय को सौंपे गए हैं और इस बात की उम्मीद है कि आगामी बजट में इनमें कुछ प्रस्तावों को शामिल कर लिया जाए। जी प्रकाश, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और बढ़ते हैं आगे। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ढेर सारी सौगात मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का, जो हमने देखा था कि नवंबर 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बिल आया था उसमें प्रस्तावित था कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम पूंजी की ज़रूरत नई इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने की। तो बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि सरकार ये बता सकती है कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है। कंपोजिट लाइसेंस के बाद एक ही इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। LIC ने पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार के बनने के बाद कंपोजिट लाइसेंस वास्तविकता हो जाएगी और वो हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में उतरना चाहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान बजट में होते हुए दिख सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के तौर पे। दूसरा ऐलान जो है, जब क्योंकि लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियों के मांग है कि जो होम इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है उस पे डिडक्शन मिले, तो वो इस बार सेक्शन 24B के अंतर्गत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ से नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को ऊपर भार बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसे पाटा जा सकता है। तीसरा जो ऐलान आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के स्कोप बढ़ाने से जुड़े हुए, जिसमें 70 साल से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन हैं उनका कवरेज किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि सभी सीनियर सिटीजन जो है 70 साल से ऊपर के, उनको कवरेज दिया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। और चौथा मेंशन हो सकता है कि जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है उसकी शुरुआत को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान देखने को मिल सकता है, जिसमें इस एक्सचेंज में सभी स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनियां, हॉस्पिटल्स और TPA एक साथ आएंगे। तो ढेर सारे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए ऐलान बजट में होते हुए दिख सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद IT दिग्गज कंपनी TCS के पहली तिमाही के नतीजों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात दिग्गज IT कंपनी TCS के पहली तिमाही के नतीजों की। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा, वहीं आय और मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों की पूरी डिटेल्स दे रही है मेरी सहयोगी अनीशा जैन। TCS की नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। एटलीस्ट अगर ग्रोथ की बात करें, कंपनी ने जो एनालिस्ट एस्टिमेट्स से उन सबको बीट कर दिया है। कॉन्स्टेंट करेंसी 2.2% आया ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1.4-1.5%, तो काफ़ी बीट है ऑन द कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ फ्रंट। इसीलिए डॉलर रेवेन्यू और रुपी रेवेन्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मार्जिन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन एट 24.6%, हम 24.7 मान के चल रहे थे। तो डिस्पाइट वेज हाइक इम्पैक्ट कंपनी ने अपने मार्जिन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड ऑन किया है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी उम्मीदों से बेहतर आया है। 12,100 करोड़ एक्चुअल नंबर आया है। हम 11,900 करोड़ मान के चल रहे थे, तो 200 करोड़ का बीट वहाँ पर भी है। इंटरनल्स की बात करें तो जो डील पाइपलाइन है वो थोड़ा स्लो हुआ है। सो जो डील TCV कहते हैं वो $8.3 बिलियन आया है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ $10 to $12 बिलियन। तो वहाँ पे थोड़ा मिस है। BFSI वर्टिकल में भी सॉफ्टनेस कंटिन्यू हुई है, नेगेटिव फिगर है अब की बार भी। नॉर्थ अमेरिका में स्लो डाउन है। सो ये थोड़े वरिंग फैक्टर्स हैं। बट जो चीज़ें इनको ऑफसेट करती हैं वो ये है कि इंडिया में BSNL का डील काफ़ी अच्छा रैंप अप हुआ है। UK का ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए। तो ये पॉजिटिव्स हैं। एक और पॉजिटिव जो है कि हेडकाउंट फिगर आफ्टर 3 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन फाइनली पॉजिटिव आया है। सो कंपनी ने इस क्वार्टर में 5,450 का नेट एडिशन किया है वर्सेस डिक्लाइन इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। सो वो भी एक पॉजिटिव है। सो ओवरऑल अच्छे नंबर आए हैं TCS से, स्पेशली ऑन द टॉप लाइन एंड द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। इट्स मैनेज्ड टू बीट द स्ट्रीट एस्टिमेट्स। और HCL टेक भी अपनी पहली तिमाही के नतीजे कल जारी करेगी। नतीजे कैसे रहेंगे इसको बताने के लिए एक बार फिर जुड़ गई है मेरी सहयोगी अनीशा जैन। जी अनीशा, बताएं। जी हाँ, HCL टेक के नतीजों की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स आने चाहिए इस टाइम। यूजुअली Q1 सीजनली वीक रहता है HCL टेक का एंड इसी के चलते इस बार भी हम लोग एक डिक्लाइन देख रहे हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। टॉप लाइन पे ऑलमोस्ट 2% तक का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी बेसिस में। डॉलर रेवेन्यू में भी हम $3,360 मिलियन के आसपास का नंबर मान के चल रहे हैं। रिमेंबर इस क्वार्टर में यूजुअली एक पास बैक होता है एनुअल प्रोडक्टिविटी गेन का, जो वो क्लाइंट्स को वापस करते हैं, उसके चलते थोड़ा रेवेन्यू डिप होता है। एंड सेकेंडली लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था एक ऑफशोरिंग हुआ है डील का, एक लार्ज डील का BFSI वर्टिकल में, उसका भी इम्पैक्ट आएगा।
ऑल्सो आपको याद रहेगा स्टेट स्ट्रीट जो था उन्होंने डाइवेस्ट किया था, उसका भी इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में आने वाला है। मार्जिन इसके चलते थोड़े वीक रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ ही वीक है, प्लस सीजनैलिटी आता है, तो सब 17% मार्क देख रहे हैं मिबिट मार्जिन में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर रहेगा क्योंकि टॉप लाइन लो है, मार्जिन वीक है, तो 3820 करोड़ का हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। जो ओवरऑल डील टीसीवी है या डील विंस की बात करें तो $2 to $2.5 बिलियन के बीच में आना चाहिए, जो कि रन रेट रहा है तो उसी के आसपास। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अपना गाइडेंस मेंटेन करेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 3 से 5% ग्रोथ बोला था टॉप लाइन में, एंड 18 से 19% मार्जिन बैंड बोला था, वो शायद कंटिन्यू होगा। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट डिमांड, अबाउट क्लाइंट बिहेवियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हेडकाउंट ट्रेंड्स भी, क्योंकि हमने देखा है बाकी कंपनियों में हेडकाउंट डिक्लाइन था। HCL टेक का आगे चल के क्या आउटलुक है वो भी फैली इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ। 5 का पंच हमारे सहयोगी शरद दुबे से जानते हैं कि आखिर किन शेयरों में दिखाया एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, 5 का पंच में आपका स्वागत है। और अब जो हम बताएंगे वो बताएंगे आपको 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स जहाँ पे दिन के ट्रेड में बहुत एक्शन देखने मिला है। सबसे पहले कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि BSE और CDSL। अब यहाँ पे जो जून के आंकड़े आने लगे हैं, ऑफकोर्स इनके ऑपरेशनल नंबर्स और अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। डीमैट्स का तो हमने बता ही दिया था कि 16 करोड़ के ऊपर गया है, SIPs रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे। लेकिन इन स्टॉक्स पे क्यों तेज़ी हुई आज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। BSE का अगर बात करें तो उनके एवरेज डेली टर्नओवर जो होती है वो 15% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा है। और ये FNO अगर वायदे बाज़ार की बात करें या कैश मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी 15% से 40% तक का ग्रोथ देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली BSE का मार्केट शेयर जो है बढ़ गया है कैश के टर्नओवर सेगमेंट में। पहले जो था लगभग 6.4% था लास्ट मंथ, और अब जो है 7.2% हो गया है। वही CDSL की बात करें तो जून में जो है CDSL का मार्केट शेयर गेन हुआ है 100 बेसिस पॉइंट्स का, अब 91% पे आ गया। तो इन दोनों स्टॉक्स पे तेज़ी आई है। जी शिपिंग, शेयर शिपिंग और बहुत सारे जो शिपिंग स्टॉक्स है आज दिन के ट्रेड में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट का भी फोकस जो है पूरे शिपिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करने को लेके है, शिप बिल्डिंग को लेके है, और एक बड़ा सा मैरीटाइम विजन भी उन्होंने लॉन्च किया है। अगर इनके थोड़े डिटेल्स में बता दूँ, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इंसेंटिव्स आ रहे हैं मैरीटाइम सेक्टर के लिए, स्पेशली बजट में एक्सपेक्टेशंस की अनाउंसमेंट आ सकती है। एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी आ सकता है इस साल के अंत में। और इंटरेस्टिंगली जो डेडलाइन होती है शिप बिल्डिंग स्कीम की, वो एक्सटेंड हो सकती है 2026 तक। अगर ये बात करें तो भारत की जो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर है उसको टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग में लाने का जो है अनुमान है। और 5000 टन्स की जो 2030 तक जो है टनेज, ग्रॉस टनेज पे जो है फोकस रहेगी। अभी तक तो सिर्फ 100 है, मतलब 5 गुना बढ़ सकता है शिपिंग इंडस्ट्री। बर्नस्टाइन भी सोना BLW पे जो है रिपोर्ट लाए हैं, ओवरवेट पोर्टफोलियो रखा है, टारगेट 780 का रखा है, और इसके कारण स्टॉक में भारी तेज़ी देखने मिली दिन के ट्रेड में। अब उनमें जो है वो कहते हैं कि इनको मोबिलिटी जो ट्रांजिशन होती है उस पर बेनिफिशियरी मिलेगा। करंट ऑर्डर बुक 7.6 टाइम्स ट्रेलिंग रेवेन्यूज़ पे है, और सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन जो होने वाली है वो आपके फर्स्ट हाफ FY20 में होने वाली है। लगभग 30% की जो ज़्यादा प्रोडक्शन है वो आने वाले 3 महीने में और इस करंट क्वार्टर में देखने लगी है। HPL इलेक्ट्रिक में भी जो है लगभग 15% से ज़्यादा का स्टॉक में उछाल हुआ, जहाँ पे उनको 2100 करोड़ का ऑर्डर आया स्मार्ट मीटर्स के साथ। और आखिर में रेमंड रहेगा स्टॉक में। आपको पता होगा रेमंड में जो है आज देख रहे होंगे कि भारी गिरावट है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट हुआ है। अब जो है कंपनी ट्रेड कर रही है अपनी लाइफस्टाइल बिजनेस के X, यानी कि अब पोस्ट डीमर्जर रेमंड का जो लाइफस्टाइल बिजनेस सेटल हुआ है 1950 रुपये में। इसका मतलब जो लाइफस्टाइल बिजनेस का भाव है वो 1203 रुपये का है। और रेमंड जो है अब सिर्फ इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट के बिज़नेस लिस्टेड है। अगले 2 महीने बाद जो है उनका लाइफस्टाइल बिजनेस अलग से लिस्ट होगा, तो इसलिए बहुत सारे मूवमेंट देखने मिल रहे। और हमने आज सुबह खबर भी किया था रेमंड में, जहाँ हमें पता चल रहा था सूत्रों के अनुसार कि कंपनी जो है रियल एस्टेट की जो उनकी बिज़नेस है वहाँ पे वो JV अनाउंस कर सकती है अगस्त के महीने में, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 15 से लेकर 1600 करोड़ रहेगा। तो नज़रिया बुलिश है आपके उनके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, ये एनालिस्ट का मानना है। तो ये अहम 5 स्टॉक्स है जो आज 5 के पंच में फोकस में रहेंगे। धन्यवाद शरद। और बढ़ते हैं आगे। बाजार में दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी नजर आई। निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो बैंक निफ्टी नीचे से करीब 520 अंक चढ़कर 52,270 पर बंद हुआ। बाजार के दिन भर का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार। जी अंश, बताएं।
तो बाजार में अगर निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो वैसे तो 24,200 के नीचे भी फिसलता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां से काफी अच्छी रिकवरी आई अराउंड कुछ 150 पॉइंट्स की, जिसके वजह से निफ्टी अराउंड फ्लैट लेवल क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर चार्ट पे भी देखा जाए तो निफ्टी पिछले 7 सेशन से ये एक बड़ा रेंज बना हुआ है 24,200 से लेकर 24,450 का, उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है 7 सेशन से। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुए, जबकि अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो एफएमसीजी का यह 5वां सेशन था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है और इसके टॉप गेनर्स में हमें बर्नपुल चीनी नजर आते हैं। इसके साथ साथ निफ्टी एनर्जी का भी ये दूसरा सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई। अब निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वैसे तो इंट्राडे लेवल पे काफ़ी नीचे गिर चुका था, कुछ 2 हफ्ते के निचले स्तर को भी छुआ था, लेकिन वहाँ पे एक लेवल था 51,800 से 51,900 का, ये जो रेंज था उसने काफ़ी अच्छे सपोर्ट जैसे एक्ट किया। दरअसल ये लेवल वही लेवल है जो पिछले बार यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो जब तक ये लेवल नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड है, इसमें एक पॉजिटिव स्टांस बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी रियल्टी आज का टॉप सेक्टर लूजर था और ये दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आए। इसके टॉप लूजर्स में हमें ब्रिगेड और मैक्रोटेक डेवलपर्स नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर निफ्टी फार्मा भी देखा जाए तो शुरुआत तो ऑल टाइम हाई से हुई थी, लेकिन वो भी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला सेशन रहा है, लेकिन ज़्यादातर इंडेक्सेस एक कंसोलिडेशन में फंसते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पर भी हो सकता है टूर्नामेंट। ज़्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी करिश्मा। जी करिश्मा, क्या अपडेट है आपके पास, बताएं। जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये फैसला जो है भारत आईसीसी को भी बताएगा और उनसे कहेगा कि दुबई या श्रीलंका को जो है वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फरवरी में होनी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा था कि इंडिया को एक ही शहर लाहौर में सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे, जिससे कि उनको कोई सिक्योरिटी या लॉजिस्टिकल हैसल ना हो। लेकिन जहां तक पाकिस्तान जाने की बात है, ये सिर्फ बीसीसीआई का नहीं बल्कि सरकार का भी फैसला है। पहले भी परमिशन नहीं दी गई है और अब भी परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई का भी यही कहना है कि जो एक टेररिज्म है और क्रिकेट है, दे कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, ये कहा जाता है और इसी को मेंटेन किया जाएगा। और इसलिए बीसीसीआई आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो इनके मैचेस है हाइब्रिड मॉडल जो 2023 में भी हुआ था, उसी के तरीके से उसको हाइब्रिड मॉडल में दुबई या श्रीलंका में खेले जाएं। धन्यवाद करिश्मा इस पूरी अपडेट के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।